हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 6 के लिए वीडियो नंबर 4 लेकर के आए हैं। और इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, एक तो रासायनिक समीकरण की विशेषताएं पढ़ेंगे और दूसरा रासायनिक समीकरण की जो कमियां हैं वो पढ़ेंगे। देखो, विशेषताओं का मतलब तो यह है कि पिछले वीडियो के अंदर अपन ने चरण पढ़े थे रासायनिक समीकरण लिखने के लिए, ठीक है ना। तो उन चरणों को फॉलो करते हुए जब अपन समीकरण पूरा लिख लेते हैं तो हमें समीकरण की सहायता से कौन कौन सी जानकारी प्राप्त होगी, ये तो रासायनिक समीकरण की विशेषताएं होगी, ठीक है। और उन सारे चरणों को फॉलो करने के बाद में भी रासायनिक समीकरण की सहायता से जो जानकारी हमें नहीं मिलेगी वही क्या हो जाएगी, रासायनिक समीकरण की कमियां हो जाएगी, ठीक है। तो पेन कॉपी उठा लो और टॉपिक लगा लो आज का, रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। तो देखो, कोई खास बातें नहीं है, समझते हुए चलते हैं प्रत्येक बात को। पहली चीज देखो, रासायनिक समीकरण की सहायता से क्रियाकारक और उत्पाद है उनके अणुसूत्र और जो अणुओं की संख्या है और द्रव्यमान है उनकी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। जैसे मैं लिखूं साहब कि C+O2 = CO2। तो देखो यहां पर ये दोनों क्रियाकारक है, तो यहां पर आपको पता पड़ रहा है कि यहां पर कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन का एक अणु क्रिया कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक अणु बन रहा है। यदि आप इनका द्रव्यमान ज्ञात करना चाहें तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। तो इनका द्रव्यमान भी आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर कार्बन 12 ग्राम है, ऑक्सीजन 2 × 32 ग्राम ऑक्सीजन है, ठीक है। और यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का द्रव्यमान निकालें तो 12 + 2 × 16 तो बराबर 12 + 32 तो कितना होगा, 44 ग्राम। तो यहाँ पर हमें द्रव्यमान का भी पता चल गया भाई, क्रियाकारक है तो उसमें कार्बन का तो 12 ग्राम है और ऑक्सीजन का 32 ग्राम है, और उत्पाद में जो CO2 उसका द्रव्यमान कितना है, 44 ग्राम। तो पहली विशेषता का मतलब हमें ये बताना है कि रासायनिक समीकरण की सहायता से पहली बात हमें क्या पता पड़ रही है, तो अपन क्या बताएंगे कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक तथा बनने वाले उत्पाद के अणुओं की संख्या द्रव्यमान आदि की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। अच्छा, अब देखो और क्या जानकारी मिलती है अपने को। तो ये समीकरण यदि कंप्लीट होता तो मैं ऐसे भी लिख रहा होता, भौतिक अवस्था के संकेत लिखे हुए मिलते मुझे, ठीक है ना। तो रासायनिक समीकरण की सहायता से क्रियाकारक और उत्पाद है तो उनके भौतिक अवस्था की जानकारी भी हमें क्या हो जाती, मिल जाती। तो दूसरी विशेषता क्या लिखेंगे अपन कि रासायनिक समीकरण की सहायता से क्रियाकारक व उत्पादों की भौतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है।
प्राप्त होती है। ठीक है, तो जो क्रियाकारक और उत्पाद है उनकी भौतिक अवस्था की भी जानकारी मिल जाएगी, जैसे ठोस अवस्था में, ये गैस अवस्था में, और ये कैसा है, गैस अवस्था में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई आगे क्या बात है, मान लीजिए मैंने ऐसे समीकरण लिख रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 इक्वल टू CH3 सिंगल बंद CH3। मैंने यहाँ पर लिख रखा है निकल। ठीक है, साथ में मैंने लिख रखा है 100 ATM और साथ में मैंने लिख दिया 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब हुआ कि ये जो अभिक्रिया है निकल की उपस्थिति में हो रही है, दाब होना चाहिए 100 डिग्री 100 ATM 100 वायुमंडलीय दाब 100 एटमॉस्फेयर और 100 डिग्री सेल्सियस ही क्या होना चाहिए, तापमान होना चाहिए, तब ये अभिक्रिया संपन्न होगी। तो रासायनिक समीकरण की सहायता से हमें अभिक्रिया जिन परिस्थितियों में संपन्न हो रही है, जैसे ताप हुआ या दाब हुआ या उत्प्रेरक हुआ, तो उनकी भी जानकारी हमें मिल जाती है भाई अभिक्रिया कौन सी परिस्थिति में संपन्न होगी। तो तीसरी विशेषता अपन क्या बताएंगे कि रासायनिक समीकरण की सहायता से अभिक्रिया की परिस्थिति जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि की जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, और देखते हैं विशेषता। तो देखो भाई आपने ये बात पढ़ रखी है, क्या पढ़ रखा आपने कि यदि क्रियाकारक उत्पाद के बीच में ऐसा निशान लगा हुआ है तो अभिक्रिया होती है उत्कर्मणीय, और यदि ऐसा निशान लगा हुआ है तो अभिक्रिया होती है अनुत्कर्मणीय। यानी कि कोई अभिक्रिया उत्कर्मणीय होगी ना तो उसका रासायनिक समीकरण होगा तो उसके क्रियाकारक और उत्पाद के बीच में ऐसा निशान आपको नजर आएगा, और यदि कोई अभिक्रिया अनुत्कर्मणीय है तो उस अभिक्रिया का जो रासायनिक समीकरण होगा उसमें क्रियाकारक और उत्पाद के बीच में ऐसा निशान नजर आएगा। मतलब रासायनिक समीकरण में अपन ऐसे तीरों के निशान को देख करके पहचान सकते हैं कि अभिक्रिया उत्कर्मणीय है या अनुत्कर्मणीय है। तो चौथी विशेषता अपन यही बोलेंगे वे रासायनिक समीकरण की सहायता से अभिक्रिया उत्कर्मणीय है या अनुत्कर्मणीय, इस बात की भी जानकारी मिल जाती है। तो लिख देते हैं रासायनिक समीकरण की सहायता से इस बात का भी पता चल जाता है कि अभिक्रिया उत्कर्मणीय है या अनुत्कर्मणीय। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और ये 4 विशेषताएं नोट कीजिए। एक विशेषता और बताता हूं फिर मैं इसकी, तो वीडियो को पॉज करो, नोट करो।
ठीक है भाई, नोट किया। अब एक विशेषता और बताता हूं मैं आपको इसकी। देखो, मान लीजिए कि दो समीकरण में आपको लिखता हूं, पहले फिर समझते हैं बात को। आपको ऐसे लिखा हुआ है CaCO3 इक्वल टू CaO प्लस CO2 माइनस ऊष्मा, ऐसा लिखा हुआ आपके पास में, ठीक है। और एक ऐसे लिखा हुआ C प्लस O2 तो इक्वल टू CO2 प्लस ऊष्मा लिखा हुआ है। तो देखो दोनों का मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो है कि इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, यानी कि यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होगी, और इसका मतलब है कि इसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, यानी कि यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी, ठीक है। भाई रासायनिक समीकरण जो लिखने के चरण थे उसमें अपन ने ये बात कही है पहले कि यदि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो क्रियाकारकों के साथ में प्लस ऊष्मा लिखा जाता है, और यदि अभिक्रिया ऊष्माशोषी है तो क्रियाकारकों के साथ में माइनस ऊष्मा लिखा जाता है। तो हम ये निशान देख करके पहचान तो सकते हैं ना भाई अभिक्रिया किस तरीके की है, ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी। तो रासायनिक समीकरण की सहायता से हमें इस बात का भी पता चल जाता है कि अभिक्रिया ऊष्माशोषी है या ऊष्माक्षेपी, ठीक है। तो मैं लिख दूं ये बात। अब रासायनिक समीकरण की सहायता से इस बात का भी पता चलता है कि अभिक्रिया ऊष्माशोषी है या ऊष्माक्षेपी, ठीक है। तो ये 5 जानकारी आपको क्या होता है रासायनिक समीकरण की सहायता से पता चलती है। तो ये 5वां पॉइंट भी आप नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। तो देखो रासायनिक समीकरण की विशेषताओं में अपन ने क्या जाना कि रासायनिक समीकरण की सहायता से क्रियाकारक और उत्पाद के अणुओं की संख्या, द्रव्यमान आदि की जानकारी मिल जाती है, ठीक है। फिर दूसरी बात अपन ने क्या जानी कि रासायनिक समीकरण की सहायता से किस बात की जानकारी मिल जाती है हमें कि अभिक्रिया कौन सी परिस्थिति में होगी, इस बात की भी हमें क्या हो जाएगी जानकारी मिल जाएगी। जो क्रियाकारक और उत्पाद उनकी भौतिक अवस्था की जानकारी भी हमें हो जाएगी। और क्या मिल जाएगा रासायनिक समीकरण की सहायता से हमें अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय इस बात की जानकारी मिल जाएगी, ऊष्माशोषीय या ऊष्माक्षेपी इस बात की जानकारी मिल जाएगी। अब देखो इतनी विशेषताओं के बाद में इसमें कुछ कमियां हैं, रासायनिक समीकरण की जो कमियां हैं वो देखते हैं क्या है। तो भाई 2 कमियां बताऊंगा। देखो पहली कमी तो क्या है, कमियां या आप सीमाएं भी बोल सकते हो, सीमाएं कि कौन सी बात की जानकारी हमें रासायनिक समीकरण से नहीं मिलती। तो देखो C प्लस O2 इक्वल टू CO2 लिख दिया हमने, यहां पर S लिखा, यहां पर G लिखा और यहां पर भी G लिखा। इस समीकरण की सहायता से मुझे इस बात का पता नहीं चल रहा है कि ये अभिक्रिया कितने समय में पूरी होगी, या समय का जानकारी हमें नहीं मिलने वाली है। तो पहला ही कमी अपन यही लिखेंगे कि रासायनिक समीकरण की सहायता से अभिक्रिया कितने समय में
पूर्ण होगी इस बात की जानकारी प्राप्त नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है भाई, दूसरी बात जानो अब क्या है। देखो हमने ये जान लिया कि रासायनिक समीकरण अपन जब लिखते हैं तो कोई पदार्थ जल में घुला हुआ तो उसके कोष्ठक में अपन AQ लिख देते हैं। जैसे हमने लिखा साहब HCl प्लस NaOH तो इक्वल टू NaCl प्लस HOH। इस समीकरण में HCl जल में घुला हुआ है, NaOH जल में घुला हुआ है और NaCl भी जल में घुला हुआ है और ये खुद जल है जो द्रव अवस्था में है। तो वो ये घुले हुए हैं जल में, लेकिन हमें इसकी सांद्रता की जानकारी नहीं होती। सांद्रता का मतलब यह है कि कितने जल के अंदर कितना HCl घुला हुआ है, कितने जल के अंदर कितना HCl घुला हुआ है, इस बात की जानकारी हमारे पास में नहीं। हमें नहीं पता है कि 1 लीटर जल में कितना ग्राम HCl घुला हुआ है। ठीक है, तो हमें इस बात की जानकारी प्राप्त नहीं होगी कि यदि कोई क्रियाकारक या उत्पाद जलीय विलयन के रूप में है तो उसकी सांद्रता कितनी है, उसकी सांद्रता की जानकारी हमें ज्ञात नहीं है। तो दूसरी कमी अपन क्या लिख दें कि रासायनिक समीकरण की सहायता से क्रिया कारक या उत्पाद की सांद्रता की जानकारी प्राप्त नहीं होती। ये बात जब लागू होगी जब कोई पदार्थ जल के अंदर घुला हुआ, कोई क्रियाकारक या उत्पाद जल में घुला हुआ हो। तो जब वो जल में घुला हुआ है तो रासायनिक समीकरण की सहायता से क्रियाकारक या उत्पाद है उसकी सांद्रता की जानकारी प्राप्त नहीं होगी हमें रासायनिक समीकरण की सहायता से। तो वीडियो को पॉज करके आप इन जो कमियां या सीमाएं हैं इनको भी नोट कर लो। तो ये 2 ही बातों के ऊपर विचार करना था, है ना। वीडियो पॉज करो, नोट करो पहले। किया भाई नोट। अच्छा, अब एक बात देखो, पिछला जो वीडियो था उसके अंदर मैं समीकरणों को संतुलित करने के लिए दे करके गया था एक क्वेश्चन आपको, तो उनका सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं करवाने वाला था आपको। तो आपने यदि किया है तो मिलान करना यहाँ पर कितने सही हो आप, कितने गलत हो, है ना। तो वैसे तो टॉपिक ये 2 ही ले रहे थे अपन इस वीडियो में, लेकिन पिछला जो वीडियो था उसका जो क्वेश्चन दिया था हमने, कुछ समीकरण थे उनको संतुलित करना था, तो वो इसके अंदर सॉल्यूशन करवा देते हैं आपको। तो देखो प्रश्न था आपका कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो इसको अपन संतुलित करते हैं सब। तो देखो जो समीकरण थे, पहला समीकरण आपको दिया गया था Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO। ठीक है, दूसरा जो समीकरण था वो था N2 प्लस H2 इक्वल टू NH3। आगे देखो तीसरा समीकरण KClO3 तो इक्वल टू था KCl प्लस O2। ठीक है ना। ऐसे ही चौथा देखो HBr इक्वल टू
H2 प्लस Br2, और पांचवा था H2O, तो इक्वल टू H2 प्लस O2। तो पहले इन 5 को देख लेते हैं। 11 समीकरण दिए थे मैंने पिछले वीडियो में, तो पहले अपन क्या करते हैं, ये जो 5 है इनको देख लेते हैं। तो देखो भाई, ये क्रियाकारक और ये उत्पाद, दोनों तरफ अपन तत्वों के परमाणुओं की संख्या को बराबर करना चाहते हैं। तो देखो पहले मैग्नीशियम इधर 1 है, इधर 1 है, तो मैग्नीशियम तो बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन को देखो इधर कितना है 2 और इधर कितना 1। तो अपन मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसके आगे 2 लगा देते हैं। तो 2 लगाने से क्या हुआ कि ऑक्सीजन का परमाणु तो दोनों तरफ 2-2 हो गया, लेकिन ये मैग्नीशियम वापस जो है असंतुलित हो गया, क्योंकि मैग्नीशियम इधर 2 हो गए जबकि इधर 1 ही रह गया। तो यहाँ पर अपन कितना लगा लेते हैं, 2 लगा लेते हैं। तो अब आपका समीकरण संतुलित है। मैग्नीशियम इधर 2 है, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर भी 2 है। भाई पूरा अणु 2 से गुणा है, इसका मतलब मैग्नीशियम भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। समीकरण संतुलित आपका, ठीक है। इसको देखो बाप, इसमें देखो कि नाइट्रोजन इधर कितने हैं 2 और इधर कितना है 1। तो मैं नाइट्रोजन को संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। भाई 2 से गुणा कर दिया मैंने, तो नाइट्रोजन 2 हो गए और हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 दूनी 6, जबकि यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2 है। तो मैं इसको 3 से गुणा कर देता हूँ, 3 दूनी 6, तो आपका समीकरण संतुलित हो जाएगा। देख लो नाइट्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, हाइड्रोजन 3 दूनी 6, हाइड्रोजन 3 दूनी 6, ठीक है। अब इसको देखते हैं। तो देखो भाई इसमें क्या है, KCl, यहाँ पर भी KCl है, ये तो बराबर है। ऑक्सीजन को देखो कितना है 3, जबकि इधर कितना है 2। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करें, क्या कर सकते हैं हम, कैसे करेंगे इसको बैलेंस। इस अणु को तो मैं 2 से गुणा कर दूं और इस अणु को 3 से गुणा कर दूं, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, दोनों तरफ ऑक्सीजन 6-6 हो गए। लेकिन ऐसा करने के चक्कर में क्या हुआ कि आपका जो KCl है वो 2 हो गया इधर। तो इधर भी अपन KCl को 2 करने के लिए यहाँ 2 से क्या कर लेते हैं, इसको गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो अब KCl इधर भी 2 और इधर भी 2, बैलेंस है समीकरण आपका। अब इसको देख लो, ये है HBr, हाइड्रोजन कितने इधर 2, तो मैं इधर हाइड्रोजन 2 करने के लिए यहाँ इसको 2 से गुणा कर लेता हूँ। तो हाइड्रोजन इधर भी 2, इधर भी 2, इधर Br कितना है 2 और इधर खुद ब खुद ही 2 हो ही चुका है, तो आपका समीकरण संतुलित था। अब इसको देखो, हाइड्रोजन इधर कितना है 2, इधर भी 2, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन को देखो, इधर 1 और इधर कितना है 2। तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए जैसे ही मैं इधर 2 लगाता हूँ, भाई 2 कर दिया ऑक्सीजन, इधर भी 2 है, तो हाइड्रोजन इधर कितने हो गए, 2 दूनी 4, तो इधर भी 4 करने के लिए मैंने क्या कर दिया, 2 लगा दिया, तो ये भी हो गया 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन 4, इधर भी 4, ऑक्सीजन 2, इधर भी 2। तो वीडियो को पॉज करके इनको नोट करो, बाकी के बचे हुए हैं जो वो करवाते हैं फिर। तो वीडियो पॉज करो, नोट करो। ठीक है भाई, किया नोट, आगे बढ़ूं मैं अब, मिटाता हूं ना। तो 6 और बचे हुए हैं, वो भी देख लेते हैं। तो देखो पहले समीकरण देख लो आप, क्या क्या समीकरण दिए थे हमको। तो आपको छठा समीकरण मिला इसमें, CuSO4 प्लस NaOH इक्वल टू CuOH का होल ट्वाइस प्लस Na2SO4, ठीक है। आगे देखो, सातवां आपको जो समीकरण दिया था वो है CO2 प्लस H2O, तो इक्वल टू
C6H12O6 प्लस O2। आगे देखो 8वां जो समीकरण आपको दिया था वो दिया था हमने H2S प्लस O2 तो इक्वल टू H2O प्लस S। आगे देखो भाई 9वां जो दिया हुआ है आपको H2 प्लस Cl2 इक्वल टू HCl। 10 नंबर पे देखिए क्या दिया आपको CHCl3 प्लस O2 तो इक्वल टू COCl2 प्लस HCl। लास्ट देखो क्या था NH2CONH2 प्लस H2O इक्वल टू NH3 प्लस CO2 प्लस CO2। ठीक है, ये है आपका प्रश्न। अब इसको सोल्व करते हैं अपन। देखो कॉपर इधर एक है, इधर भी एक है, यानी कि कॉपर बराबर SO4 को एक साथ देख लो, SO4 इधर भी एक है और इधर भी एक है, तो वो भी संतुलित है। यहाँ देखो Na, तो Na कितना है, इधर एक है, जबकि इधर Na कितने हैं, 2 है। तो भाई यहाँ सोडियम का परमाणु संतुलित करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर 2 लगा सकता हूँ। भाई सोडियम इधर कितना है, 2 है, और इधर 1 की था, तो मैंने 2 करने के लिए यहाँ पर कितना लगा दिया, 2 लगा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सोडियम बराबर हो गया। अब इसके साथ में जो OH है ये भी कितने हो गए, 2 हो गए, तो यहाँ पर OH का होल ट्वाइस ही है, तो ये भी कितना हो गया, 2 हो गया। अब आप अलग अलग परमाणु काउंट करके देखना चाहते हो तो देख सकते हो। जैसे को कॉपर यहाँ कितना, 1, इधर भी 1, सल्फर यहाँ पर कितना, 1, इधर चलो ये आ गए 1, ऑक्सीजन 4, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर कितने हो गए, 6, 4 यहाँ पर और 2 यहाँ पर 6 ऑक्सीजन। तो देखो 2 ऑक्सीजन तो यहाँ पर है और 4 यहाँ पर, ये भी 6 हो गया भाई, 2 यहाँ पर और 4 यहाँ पर, 6 ऑक्सीजन बराबर। अब इसके बाद में सोडियम को देखो, यहाँ 2 है सोडियम, तो यहाँ पर भी 2 है। हाइड्रोजन को देख लो, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 है, यानी कि आपका समीकरण ये बैलेंस हो गया बस। ठीक है, इसको देखो अब, तो देखो भाई इसमें क्या करना है आपको, कार्बन इधर कितना है, 1 है, जबकि यहाँ कितना, 6। तो यदि मैं यहाँ पर 6 लिख देता हूँ तो आपका कार्बन दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, इधर भी 6 और इधर भी 6। ठीक है, अब इसके बाद में और किसको देख लें, हाइड्रोजन को देख लो एक बार, या पहले ऑक्सीजन को चलो बाद में कर लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ 2 जगह इधर भी 2 जगह, तो ऑक्सीजन को लास्ट में करता है। हाइड्रोजन को देखो, तो हाइड्रोजन कितने यहाँ पर, 2, और यहाँ पर कितने, 12 हाइड्रोजन है। तो मैं यहाँ पर 6 लिख देता हूँ, तो 6 दूनी 12 हाइड्रोजन हो जाएंगे यहाँ पर भी। ठीक है ना भाई, देखो कार्बन इधर 6 और इधर भी 6, हाइड्रोजन इधर 12 और इधर भी 12। अब ऑक्सीजन को देख लो लास्ट में, तो देखो ऑक्सीजन टोटल कितने हैं, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन तो यहाँ पर है और 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है। टोटल ऑक्सीजन परमाणु की संख्या हो गई 18। अब देखो यहाँ पर 6 ऑक्सीजन तो है यहाँ पर, यानी कि 6 को तो हटा दूं मैं। अब मुझे यहाँ पर 12 ऑक्सीजन करने हैं। भाई देखो यहाँ 6 ऑक्सीजन है, तो मैंने यहाँ से जो 6 ऑक्सीजन थे वो तो हटा लिए, अब 12 तो करने पड़ेंगे ना, तो यहाँ पर मैं 6 लगा दूं तो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये समीकरण आपका प्रकाश संश्लेषण का ही समीकरण है, इसको संतुलित कर लिया हमने। देख लो कार्बन इधर 6 है और इधर भी 6 है, ऑक्सीजन 6 दूनी 12 और 6 18, तो 6 तो यहाँ पर है और 6 दूनी 12, तो 12 और 6 18 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को देख लो, तो 6 दूनी 12 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 12 हाइड्रोजन है, समीकरण बैलेंस आपका। यहाँ देखो अब हाइड्रोजन इधर 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, बराबर है सब। सल्फर इधर 1, इधर भी 1, ये भी बराबर है। ऑक्सीजन देखो यहाँ पर कितना है, 2, जबकि इधर कितना है, 1 ही है। तो पहले ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, 2 लगा सकता हूँ, मैंने लगा दिया। भाई ऑक्सीजन बैलेंस नहीं था, मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया, लेकिन अब सारा ही मामला खराब हो गया। देखो क्या हो गया, हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गए, जबकि इधर हाइड्रोजन कितने, 2 ही है।
तो भाई यहाँ पर भी हाइड्रोजन को 4 करने के लिए मैं 2 लगा लेता हूँ, हो गया काम। ठीक है, अब सल्फर कितने हो गए, इधर 2 हो गए, तो अब उधर सल्फर 1 ही है, तो यहाँ पर 2 लगा लेते हैं। ठीक है ना। अब देखो एक बार चेक कर लो पूरे को, हाइड्रोजन इधर कितने हैं 4, इधर भी हाइड्रोजन 4, मतलब हाइड्रोजन बराबर। सल्फर इधर 2 और इधर भी 2, मतलब सल्फर भी बराबर। ठीक है, ऑक्सीजन इधर 2 और इधर भी 2, ऑक्सीजन भी बराबर, समीकरण बैलेंस आपका। यहाँ देखो बड़ा आसान है, तो H2 है तो यहाँ 2 लगा दिया, हाइड्रोजन 2 हो गए, क्लोरीन 2 है, इधर भी 2 है, बराबर हो गया काम। यहाँ देखो तो भाई देखो कार्बन यहाँ कितना 1 और इधर भी कार्बन 1, कार्बन बराबर। हाइड्रोजन इधर कितना है 1 और इधर भी हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन बराबर। क्लोरीन देखो कितने हैं 3 और यहाँ पर 2 और 1 3, क्लोरीन भी क्या है बराबर है। ठीक है भाई, क्लोरीन यहाँ 3 है तो 2 तो यहाँ पर, 1 यहाँ पर 3। अब ऑक्सीजन को देखो आप, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 2 ऑक्सीजन, जबकि यहाँ कितना ऑक्सीजन 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस अणु से पहले 2 रखना होगा जब ऑक्सीजन 2 होंगे उधर। ठीक है, अब ऐसा करते ही जो अब तक संतुलित थे वो सब असंतुलित हो गए। तो देखो क्या करें, अब कार्बन कितना है 2 है, तो भाई कार्बन को 2 करने के लिए मुझे इस अणु को भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। कार्बन 2 हो गए ना, तो यहाँ पर भी कार्बन 2 हो गए। ठीक है, अब हाइड्रोजन को दोबारा से चेक करो, हाइड्रोजन कितने हो गए 2, जबकि इधर हाइड्रोजन कितना 1। तो मैं इस हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए यहाँ पर कितना लगा देता हूँ, 2 लगा देता हूँ। क्लोरीन 3 दूनी 6 है, तो क्लोरीन देखो 2 दूनी 4, 4 और 2 6, क्लोरीन संतुलित हो गया 2 भाई, 2 दूनी 4, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, 6 हो गए ना, क्लोरीन इधर 6 है। ऑक्सीजन को देख लो तो कितना है 2 और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2। ठीक है, तो आपका समीकरण ये बैलेंस हो गया। अब इसको देखो लास्ट में, तो देखो भाई नाइट्रोजन 1 और 2 नाइट्रोजन है इसमें, जबकि इधर कितना नाइट्रोजन है 1 है। तो मैं इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। भाई नाइट्रोजन 1 तो यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 2 नाइट्रोजन है इसमें, तो इधर तो 1 ही था तो मैंने 2 से गुणा कर दिया, 2 नाइट्रोजन हो गया। और देखो हाइड्रोजन को देखो, 2 2 4 और 2 6, कितने हाइड्रोजन है टोटल, 6 हाइड्रोजन है, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, कार्बन को देख लो, कार्बन यहाँ कितना 1, इसमें तो है ही नहीं, तो कार्बन इधर भी 1 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन को देखो, 1 तो यहाँ पर, 1 यहाँ पर, ऑक्सीजन कितने हैं 2 है और 2 ही ऑक्सीजन इधर है, हो गया ये भी बैलेंस। अब इसके बाद हाइड्रोजन को अपन बैलेंस कर ही चुके और कुछ बचा ही नहीं है, तो ये आपका समीकरण है संतुलित हो गया पूरी तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से अपन कोई भी समीकरण है उसमें अनुमान लगा करके संतुलित करते हैं कि किधर कितने अंक लगा करके दोनों तरफ बराबर किया जा सकता है। तो वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो इनको। ठीक है भाई, नोट कर लिया आपने। ठीक है, तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे बाकी की चीज़ें। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण होता है रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।